अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। मेरा नाम मानस है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। ये पहली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारे गांव से 2 गांव दूर एक गांव में हुआ था। ये साल 1996 की बात है। कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ गांव के सब स्कूल्स में हॉस्टल होते हैं। तो हुआ ऐसा था कि उस गांव में 10th क्लास के सब बच्चे और उनके टीचर्स भी एक हॉस्टल में ही रहा करते थे। साथ ही उस गांव में स्कूल से कुछ दूर एक जगह पर एक आम का पेड़ लगा था। तो आम के मौसम में जब पेड़ पर छोटे छोटे आम लगते थे तो स्कूल के बच्चे वो आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पे चले जाया करते थे। वो आम का पेड़ जिस बगीचे में था, उस बगीचे के मालिक का घर भी उसके साथ में ही था। उस घर में एक विधवा बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसके बच्चे बाहर शहर में ही कहीं रहते थे। तो हॉस्टल के बच्चे स्कूल के बाद जब उस बगीचे में आम तोड़ने जाते तो वो बुढ़िया उन पे बहुत चिल्लाती। लेकिन बच्चे जानते थे कि वो बुढ़िया अकेली रहती है और उनके पीछे भी नहीं भाग सकती, बस दूर से ही चिल्ला सकती है। तो सब बच्चे बेखौफ होकर पेड़ से आम तोड़ते। स्कूल के बच्चों का ये रोज का काम था। फिर कुछ दिन बाद जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। जब स्कूल खुला और बच्चे हॉस्टल आए तो क्लासेस 2 दिन बाद शुरू होने वाली थी। तो 4-5 बच्चों ने प्लान बनाया कि क्यों ना उस बगीचे में जाके आम तोड़े जाएं। अब तो आम पक भी गए होंगे। और ये सोच के सब बच्चे मस्ती करने के इरादे से हॉस्टल से निकल गए। सबसे पहले वो स्कूल के पास एक तालाब में नहाने के लिए गए और फिर वहां अपना कुछ सामान रख के उस बगीचे में चले गए। सब बच्चे पेड़ पे चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बाकी सब बच्चे तो पेड़ से उतरकर तालाब के पास चले गए, लेकिन एक बच्चा अभी भी पेड़ पे चढ़ा आम तोड़े जा रहा था। उसने एक गमछा ले रखा था जिसमें वो आम भरे जा रहा था। वो आम तोड़ ही रहा था कि तभी उसको उस बुढ़िया की आवाज सुनाई दी, ये क्या कर रहा है, भाग जा यहां से। जैसे वो बुढ़िया हमेशा उन बच्चों पे चिल्लाती थी, वैसे ही उस पे चिल्ला के बोली। उस लड़के ने हमेशा की तरह बुढ़िया की आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको बुढ़िया की आवाज फिर से आई, तू उतरेगा या मैं ऊपर आऊं। इस बार उसको ये आवाज अपने पास से आई थी। लड़के को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ये सोच के कि ये बुढ़िया पेड़ पे थोड़ी ना चढ़ सकती है, वो आम तोड़ने में लगा रहा। लेकिन फिर उसको अपने सिर के ऊपर से आवाज आई, ए ऊपर देख, एक बारी में तुझे समझ नहीं आता क्या। लड़के ने ऊपर देखा तो देखा कि वही बुढ़िया ऊपर एक टहनी पे अपने दोनों पैर लटका के बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी और उसके मुंह में भी 2 दांत निकले हुए थे। वो देख के वो लड़का डर के मारे ऊपर से ही कूद गया। नीचे कटी हुई घास के कई सारे गट्ठर रखे हुए थे। वो उन्हीं पे जा गिरा जिससे कि उसको चोट नहीं आई। उस वक्त दोपहर का टाइम था, लेकिन उस बुढ़िया के आते ही वहां अचानक से काले बादल छा गए। फिर वो लड़का भागते हुए तालाब के पास अपने दोस्तों के पास पहुंचा और हांफते हुए उनको सारी बात बताई। वो लड़का ये सब बता ही रहा था कि अचानक उसको खून की उल्टियां हुई और उसकी जान चली गई। बाद में जब इस बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि वो बुढ़िया तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही मर गई थी। ये अगली कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये भी हमारे बालासोर डिस्ट्रिक्ट के ही एक हॉस्टल में हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ गांव के स्कूल्स में हॉस्टल कंपलसरी होता है।
हॉस्टल्स के अंदर अलग अलग हॉल्स होते हैं और हर एक हॉल में 6-7 बेड्स लगे होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते थे। वहां उन बच्चों ने एक रूल बनाया हुआ था कि रात में जो भी बच्चा सबसे लास्ट में हॉल में सोने के लिए आएगा, लाइट उसी को ऑफ करनी होगी। उस हॉस्टल में 4-5 हॉल्स थे और स्कूल के टीचर्स बिजली बचाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे और उसने उस स्कूल में 10th क्लास में नया नया एडमिशन लिया था। तब उसे उस हॉस्टल में आए बस 2-3 महीने ही हुए थे। सब स्टूडेंट्स उससे जलते थे क्योंकि वो हर समय पढ़ाई में ही लगा रहता था। पढ़ाई के अलावा उसका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नींद में भी वो बस पढ़ाई की बातें ही बड़बड़ाता रहता था, यहां तक कि खाना खाते हुए भी। क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते तो वो जैसे उनकी बातों में बिल्कुल खो सा जाता था। सब टीचर्स उससे बहुत प्यार करते थे। सब बच्चे उसे किताबी कीड़ा कहकर बुलाते थे। तो ऐसे ही एक रात वो खाना खाने के बाद किचन में अपनी प्लेट रखने गया और वहीं खड़ा कुछ सोचने लगा। सब बच्चे सोने के लिए हॉल में चले गए थे। वैसे भी वो हर रोज सबसे लास्ट में ही हॉल में आता था और लाइट बंद करना भूल जाता था। जो लड़का लाइट के स्विच के पास सोता था उसी को ही लाइट बंद करनी पड़ती थी। लेकिन उस रात उन सब ने सोच लिया था कि आज तो इस किताबी कीड़े से ही लाइट बंद करवाएंगे। रोज की तरह वो लड़का सबसे लास्ट में आया और आके मच्छरदानी लगा के सो गया। सबने उससे लाइट बंद करने को कहा तो उसने रोज की तरह कहा, कोई बंद कर दो ना यार। सबने कहा, नहीं आज कोई बंद नहीं करेगा, आज लाइट तुझे ही बंद करनी पड़ेगी। तो वो बोला कि यार मैं तो मच्छरदानी के अंदर हूं, मच्छरदानी से बाहर जाऊंगा और फिर लाइट बंद करूंगा। उससे अच्छा तो जो लड़का स्विच बोर्ड के पास लेटा है वो भी तो बंद कर सकता है। तो वो लड़का बोला, नहीं मैं रोज रोज तेरे बदले लाइट बंद नहीं कर सकता। बाकी सब बच्चों ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ अगर आज तूने लाइट बंद नहीं की तो कल हम सब तेरी शिकायत टीचर से करेंगे। फिर हार के उस लड़के ने कहा, ठीक है मैं लाइट बंद कर देता हूं, पर मेरा लाइट बंद करने का तरीका देख के तुम लोग डरोगे तो नहीं? तो सब बोले, लाइट बंद होने के बाद रोज अंधेरा होता है, कोई डरता है क्या? अब ज्यादा बहाने मत बना। वैसे भी ऐसा कौन सा तरीका है तेरे पास जिससे तू लाइट बंद करेगा? तो वो लड़का बोला, फिर से सोच लो, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। और फिर जो हुआ सबकी कंपकपी छूट गई। उस लड़के ने मच्छरदानी के अंदर से ही अपना एक हाथ निकाला और वो हाथ लंबा होता चला गया और स्विच बोर्ड तक पहुंच गया और फिर उसने लाइट बंद कर दी। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। सब बच्चे इतना डर गए कि किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली। सुबह तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई दरवाजा खोल के भाग सके। फिर सुबह होते ही सारे लड़के भाग के टीचर के रूम में गए और उनको सारी बात बताई। तो सर भी देखने आए, लेकिन वो लड़का हॉल में नहीं था, सिर्फ उसका बेड वहां लगा था। फिर कुछ देर बाद सर कुछ बच्चों को लेके उसके घर गए, लेकिन उसके पापा ने जो बताया उसे सुन के तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पापा ने बताया कि उनके लड़के की तो 3 साल पहले ही मौत हो गई थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, सिर्फ पढ़ाई ही उसकी जिंदगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो पढ़ने के लिए ही पैदा हुआ है। जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहां गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। वो उनके स्कूल का लास्ट डे और लास्ट पीरियड था। वो लड़का क्लास के सबसे लास्ट बेंच पे बैठा था और कुछ सोचते हुए वहीं बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद स्कूल के वर्कर ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और सब वहां से चले गए। उस स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी। मैंने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, उसके दोस्तों से भी पूछा। उन्होंने बताया
कि उन्होंने मेरे लड़के को स्कूल से आते हुए भी देखा था। वो सब लोग एक साथ स्कूल से आए थे, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिला। फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल खुला तो क्लास के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जब क्लासरूम का दरवाजा खोला गया तो सबने देखा कि उस लड़के की लाश अंदर पड़ी सड़ रही थी। सब लोग बहुत रोए। उस क्लासरूम में ही भूखे प्यासे उस लड़के की मौत हो गई थी। मैं आपको 2 सच्ची कहानियां बताना चाहता हूं। ये पहली घटना मेरे जीजू के साथ घटी थी। ये 1990 की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उन दिनों मेरे जीजू एक दुकान चलाया करते थे और दुकान बंद करके रात में लौटते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती थी। आने जाने के लिए उन दिनों ट्रांसपोर्ट की भी इतनी सुविधा नहीं होती थी। तो रोज की तरह एक रात जीजू दुकान बंद करके घर के लिए आ रहे थे। जब वो अपने घर वाली गली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गली के गेट के बाहर एक औरत बैठी हुई थी। इतनी रात ऐसे अकेली किसी बूढ़ी औरत को बैठा देख उनको बहुत अजीब लगा। उस गली में कोई लाइट भी नहीं लगी थी, इसलिए अंधेरे में उनको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो वो उस बूढ़ी औरत के पास गए और उससे पूछा, अम्मा आप कौन हो और इतनी रात यहां क्यों बैठी हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जीजू ने 2-3 बार और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जीजू वापस अपने रास्ते पर चल दिए। लेकिन कुछ कदम दूर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से आवाज लगा के पूछ लेता हूं। वो पलटे, लेकिन पलटते ही उन्होंने देखा कि वो औरत तो दूसरी तरफ कहीं जा रही थी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन फिर वो जैसे ही अपने घर से कुछ कदम दूर पहुंचे तो उनको वही औरत फिर से दिखाई दी। वो एक घर के सामने बैठी हुई थी और इस बार उस औरत को देख के जीजू को डर लगने लगा। उन्होंने जल्दी से सिगरेट जलाई और भगवान का नाम लेते हुए उस औरत को पार करके आगे चले गए और आगे जाते ही अपने घर की तरफ भागने लगे। फिर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच के जीजू जोर जोर से अपनी वाइफ यानी कि मेरी दीदी को आवाज लगाने लगे। दीदी ने दरवाजा खोला तो जीजू ने जल्दी से अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। जीजू को ऐसा करते देख दीदी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती तभी दरवाजे पर किसी के जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाहर से कोई औरत दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी। दीदी और जीजू बहुत डर गए। फिर कुछ देर बाद वो आवाजें अपने आप बंद हो गईं। आवाजें बंद होने के बाद जीजू ने लाइट जलाई और एक रॉड लेके दीदी के साथ बाहर निकले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे एक कजन भैया के साथ हुआ था। एक दिन भैया लेट नाइट पार्टी करके घर लौट रहे थे। उनको उनके एक फ्रेंड ने कार से घर के पास ड्रॉप कर दिया था और वहां से भैया अकेले ही गलियों से होते हुए अपने घर आने लगे। पूरा रास्ता सुनसान था। भैया को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको रास्ते में एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे, वो आगे रास्ते से जाती हुई दिखाई दी। उसको देखकर भैया को थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो मिला। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद भैया ने अपने घर के लिए लेफ्ट टर्न लिया ही था कि उनके दोस्त की कॉल आ गई। उनके दोस्त ने बताया कि उनका बैग कार में ही छूट गया है। उनके दोस्त ने कहा कि तू वहीं रुक, मैं वहीं आता हूं। तो भैया वहीं रुक गए और गाना गुनगुनाते हुए पीछे की तरफ आने लगे। लेकिन उस गली में आके उन्होंने देखा कि वो औरत जो थोड़ी देर पहले उन्होंने देखी थी, वो अब वहां नहीं थी। साथ ही बता दूं कि जिस गली में भैया ने उसको देखा था,
वहां दूर दूर तक कोई गली या घर नहीं था। बस 10 किलोमीटर दूर जाके एक खेत पड़ता था जहां पर कुछ घर बने थे। भैया को बहुत हैरानी हुई कि वो औरत इतनी जल्दी कहां जा सकती है। भैया बहुत डर गए और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग निकले लेकिन भागते हुए उनको अपने पीछे से किसी और के भी भागने की आवाज आ रही थी। भागते भागते भैया गिर गए और वहीं बेहोश हो गए। फिर आंख खुली तो देखा कि उनका वही दोस्त और उनके मम्मी पापा उनके सामने थे। उनके दोस्त ने बताया कि जब वो गाड़ी लेके उस गली में घुसे तो मेरे भैया उनको रास्ते में पड़े हुए दिखाई दिए, तो वो उनको उठा के सीधा घर ले आए। इस घटना के बाद भैया को कई दिनों तक तेज बुखार रहा था। मेरा नाम सुजल सेन है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला हूं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं जो मेरी मम्मी के मामा के साथ हुआ था। यह आज से 40-50 साल पहले की बात है, जब मम्मी के मामा की शादी होने वाली थी। तो हुआ ऐसा था कि जिस लड़की से मामा की शादी होने वाली थी वो शादी से 2 दिन पहले बाजार गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन बाजार में उन्होंने एक औरत को चोरी करते हुए देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुन के वो चोरी करने वाली औरत बहुत डर गई और डर के मारे पास के ही एक कुएं में जाके कूद गई और मर गई। उसके बाद वो लड़की अपने घर वापस आ गई। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 दिन बाद जब उनकी शादी हुई तो शादी के समय मामी को अपना सिर बहुत भारी सा लग रहा था और शादी के अगले दिन ही मामी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। साथ ही बताऊं कि मम्मी के नाना जी उन दिनों एक बड़े ओझा हुआ करते थे, तो उन्होंने मामी को अपने पास बुलाया और फिर झाड़ फूंक करके उस औरत की आत्मा को वहीं हाजिर कर लिया। उस आत्मा ने बताया कि इसी की वजह से मेरी मौत हुई थी, इसीलिए मैं इसी के शरीर पर सवार हो गई। इसकी शादी के समय भी मैं इसके कंधे पर लटकी हुई थी और इसके साथ मैंने भी 7 फेरे पूरे किए हैं, इसीलिए अब ये मेरा भी पति है और अब मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन नाना ने किसी तरह झाड़ फूंक करके उस आत्मा को जाने के लिए मना लिया। उस आत्मा ने जाने के लिए 100 नारियल और 20 किलो मिठाई पास के एक तालाब पे रखने को कहा। मामा ने बिल्कुल वैसा ही किया और तब जाके उनकी पत्नी को उस आत्मा से छुटकारा मिल सका। मेरा नाम अजय है। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। कुछ चीजें अगर पहली बार हों तो उसका खौफ जिंदगी भर रहता है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के घर सोने के लिए गया था। उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था और आईपीएल का सीजन भी चल रहा था। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम देर तक मैच देखेंगे और फिर मैं उसी के यहीं सो जाऊंगा। तो उस रात हमने 12 बजे तक मैच देखा और फिर कुछ बातें करके हम सोने के लिए लेट गए। मेरे दोस्त की नींद ऐसी है कि एक बार सोने के बाद उसको उठाया नहीं जा सकता। मैं भी अच्छे से सो ही रहा था कि रात 3 बजे के करीब मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं बाथरूम गया और बाथरूम करके जैसे ही बाहर निकला तभी उसके घर की लाइट चली गई। तो मैं जल्दी से भाग के रूम के अंदर आया और बेड पे लेट गया। लेकिन लेटते ही मुझे घर के अंदर से किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देने लगी। फिर पायल की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज मेरे बेड के पास आने लगी, जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पास ही घूम रहा हो। और तभी सामने लगी खिड़की भी एक झटके से खुल गई। मैं बहुत डर गया। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उस खिड़की को उठ के बंद कर सकूं।
मैंने मेरे दोस्त को भी आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। 15 मिनटों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करके लेटा था और तभी अचानक से जय माता जी, जय माता जी, ये आवाज आई और किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। वो मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ था और तभी वो सब आवाजें अचानक से बंद हो गईं। सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। मेरा डर भी चला गया था। मैं अब उस घर में बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था। मैंने अपने दोस्त के ऊपर पानी डाल के उसको नींद से उठाया और रात 3:30 बजे ही मैं वहां से अपने घर चला गया। घर पहुंच के मैंने तब तो किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह जब मैंने पापा को रात की सारी बात बताई तो पापा बोले कि रात में वो हमारे गुरुजी आए थे तेरी रक्षा करने के लिए। उस रात के बारे में याद करके मैं आज भी डर जाता हूं। मैं गुजरात की रहने वाली हूं। मैं जो बात आपको बता रही हूं ये पिछले साल गर्मियों में हुआ था, जब हम रात में छत पर सोया करते थे। तो ऐसे ही एक रात मैं, मेरे मम्मी पापा और भाई रात में छत के ऊपर सो रहे थे। सोते सोते अचानक 2:30 बजे के करीब कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। नीचे गली में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। मैं लेटी ही थी कि तभी मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ के भी देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मतलब कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा है। उस वक्त मैं बहुत डर गई और चादर के अंदर मुंह डाल के लेट गई। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरी चादर खींच रहा है। कई देर तक ऐसा चलता रहा। फिर मैंने जब चादर से अपना मुंह बाहर निकाला तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाल पकड़ के खींच रहा है। मैं चोटी बना के सोई थी, लेकिन अब मेरे सारे बाल खुल चुके थे। मैं डर के मारे रोने लगी और मम्मी को आवाज देने लगी, लेकिन मम्मी शायद बहुत गहरी नींद में थी। उनको मेरी आवाज नहीं सुनी, तो मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगी। तभी मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर पड़ी। वहां कोई बैठा हुआ था और मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था, और मेरे देखते ही देखते वो एक कुत्ता बन गया और वहां से गायब हो गया। अगली सुबह मैंने मम्मी को यह बात बताई तो मम्मी बोली कि रात में तू हल्दी और मलाई चेहरे पे लगा के सोई थी। जरूर उसी की खुशबू से कोई भूत या आत्मा तेरे पास आ गई होगी। साथ ही बता दूं कि हमारे साथ वाला वो घर 20 सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। मेरा नाम मेलविन है। मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये मेरे नाना नानी के साथ घटी थी। मेरे नाना नानी गांव में रहते थे और उन दिनों गांव में बिजली ना के बराबर आती थी। तो एक शाम मेरे नाना एक शादी में गए हुए थे। नानी घर पे बिल्कुल अकेली थीं। गांव के सब लोग शाम होते ही सो जाया करते थे। तो रात में नानी भी खाना खा के सोने के लिए लेट गईं। फिर रात में सोते हुए नानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नाना जी ठीक उनके बगल में सो रहे थे। नानी ने पूछा, अरे आप कब आए? लेकिन नाना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नानी ने सोचा कि शायद नाना बहुत थक गए होंगे, इसलिए सुन नहीं रहे हैं। नानी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गई। लेकिन फिर सुबह जब दरवाजा खटखटाने की आवाज से नानी की आंख खुली और उन्होंने बाहर जाके देखा तो देखा कि नाना जी बाहर खड़े थे। नानी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नानी बोली, अरे आप यहां? तो अंदर कौन सो रहा है? आप तो रात में ही आ गए थे ना? तो नाना बोले, नहीं तो मैं तो अभी आया हूं, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं। तो वो दोनों जल्दी से भाग के अंदर गए तो देखा कि बेड पे तो कोई नहीं था,
लेकिन बेड के ऊपर खून के बहुत सारे धब्बे लगे थे। मेरा नाम दीपांशु है। मैं यूपी के मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये मेरी नानी के साथ हुआ था जब उनकी उम्र 35 साल के करीब थी। नानी बताती हैं कि उनके गांव में एक सरकारी कुआं हुआ करता था। लोग बताते थे कि उस कुएं में एक छलावा रहता है। गांव के सब लोग इस बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी अंधेरा होने के बाद उस कुएं के पास नहीं जाता था। तो एक दिन मेरे नाना रात के समय खेत से काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे। गर्मियों का टाइम था, तो आते वक्त नाना को बहुत तेज प्यास लगने लगी। नाना भी उस कुएं के छलावे के बारे में जानते थे, लेकिन वो बहुत बहादुर इंसान थे और उस वक्त उनको तेज प्यास भी लगी थी। तो वो उस कुएं पे गए और उसका पानी निकाल के पीने लगे। फिर पानी पीने के बाद वो कुछ ही कदम दूर गए थे कि उनको आगे रास्ते के बीच एक आदमी दिखाई दिया जो कि बहुत लंबा था और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी को देख के नाना जी बहुत घबरा गए। वो समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन किसी तरह हिम्मत करते हुए नाना अपने रास्ते पे जाने लगे। तो वो छलावा भी उनके साथ साथ चलने लगा। नाना उसे गालियां देते हुए जा रहे थे। फिर किसी तरह कुछ देर बाद नाना ने वो कुएं वाला खेत पार किया और अपने घर पहुंचे। घर पहुंच के नाना ने ये बात सबको बताई और फिर खाना खा के सो गए। अगले दिन नाना को बुखार आ गया था, लेकिन फिर वो अपने आप ठीक हो गए। उस दिन के बाद से नाना आज तक भी उस कुएं के पास नहीं जाते। वो कुआं आज भी गांव में है। नानी की बात सुनकर हम सब भी बहुत डर गए थे।